Assalamu alaikum. Today our second lecture is up to start. दूसरे लेक्चर में हम बात कर रहे थे इससे पहले लेक्चर में पेडागोजी के बारे में। तो उसमें हमने बात की थी पियाजे का जो कंसेप्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से, और इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, और नेक्स्ट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट करीब आएगा तो हम शॉर्ट क्वेश्चन भी उसके सॉल्व करेंगे। तो आज इसका जो लेक्चर की सीरीज़ एक बना रहा हूँ मैं, उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम विगोस्की का जो एक कॉन्सेप्ट है सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एंड तक वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से इसको जो है वो समझ सकें। एंड तक देखेंगे तो तभी इसकी जो है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये पियाजे से थोड़े से कंसेप्ट इसके मुख्तलिफ हैं, उसी से इसने कुछ कंसेप्ट लेके उसको एक डिफरेंट सिनेरियो में जो है वो डेवलप किया, और इसकी जो वर्क है वो पेडागोजी के हवाले से बहुत ज़्यादा वास्ट है। हम वीडियो आपको पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें इसको। तो बात करते हैं ल्यूइस विगोस्की। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, देखने में हैंडसम है, और ये मतलब इसकी बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी। अबाउट 37 ईयर एज के अंदर ही इसकी डेथ भी हो गई थी किसी डिज़ीज़ की वजह से। तो ये बेसिकली रशियन साइकोलॉजिस्ट था, और दूसरा ये कंस्ट्रक्टिव माइंड का बंदा था, सोशल कंस्ट्रक्टिव था। मींस के ये अपने जो इर्द गिर्द के माहौल है, जो सोसाइटी है, उस से लिंक करके उसने चीज़ों को यहाँ पे बताया है। 1896 में बर्थ है इसकी, और 1934 और 33 के दरमियान में इसकी जो है वो डेथ है। तो 37 ईयर ऑफ एज में इसने इतना वर्क किया है कि जिसके ऊपर बहुत सारी जो है वो फर्दर जो है रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्योंकि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के हवाले से है, तो हमने पहले इसके बेसिक एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है कि इसमें विगोस्की बात किस चीज़ की करने जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे एक लिखी है मैंने, इसमें विगोस्की थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन अ फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो इसके कहने का मतलब है कि ये मजबूर करती है, मींस के विगोस्की की जो थ्योरी है वो टोटली मतलब उसकी जो बेस है वो डिपेंड कर रही है सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, कि जितना कोई सोशल इंटरेक्ट करेगा उसी के रिज़ल्ट में वो चीज़ों को लर्न करेगा, और उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ होने का जो बाइस है वो उसका सोशल इंटरेक्शन ही है। तो जितना भी उसका माहौल है सोशल इंटरेक्शन में, ये स्टेजेस की बात तो नहीं करता, लेकिन फिर भी इसमें एज वाइज कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आपने पियाजे और इसके दरमियान जो मेन डिफरेंस देखना है वो यही है कि पियाजे जो है वो सोशल इंटरेक्शन को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, वो थिंकिंग पावर को ज़्यादा वैल्यू देता है, जबकि ये सोशल इंटरेक्शन को वैल्यू देता है, लैंग्वेज को वैल्यू देता है। तो इसका दूसरा जो पॉइंट है, विगोस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस। अब इससे पहले हमने पियाजे के केस की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जो थिंकिंग एबिलिटी है वही लैंग्वेज की तरफ लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। इन केस ऑफ विगोस्की ये कहता है कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है वो उसके सोशल इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होती है। सोशल मीन्स जो माशरती उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वहाँ से ही वो सीखता है, और उसी की बेस पे उसकी लैंग्वेज जो है वो डिलीवर करता है चीज़ों को और एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। एंड कम्युनिटी प्लेज की रोल फॉर मेकिंग मीनिंग्स। इसका मतलब है कि जो उसके इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है, उसमें पेरेंट्स हैं, उसमें टीचर्स हैं, उसमें पीर्स हैं, मींस के उसके साथ वाले जो फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ जिन्हें हम कह सकते हैं, उससे सीनियर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एडोलेसेंस की एज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिनसे ये बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लर्न करता है, चीज़ों को समझता है और आसानी से चीज़ों को समझ सकता है अपने कम्युनिटी के ज़रिए से। तो ये इसका बेसिक थीम है। इसके अलावा भी इसमें एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे विगोस्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, अ मीन्स फॉर कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो कहता है कि जो लैंग्वेज है
वो विगोस्की के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो कहता है कि एक आदमी की जो मेन पावर टूल है वो असल में उसका कम्युनिकेशन स्किल ही है। और वो कम्युनिकेशन स्किल किसके साथ है? आउटसाइड वर्ल्ड, कि वो बाहर की दुनिया के साथ कैसे बिहेव करता है, उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है और कैसे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर आती है विगोस्की की। फिर एक और स्टेटमेंट वो इसके बारे में कहता है कि सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रेसीड डेवलपमेंट। तो कहता है कि जितनी भी डेवलपमेंट होती है इन केस ऑफ विगोस्की थ्योरी, वो सारी की सारी जो है वो बेस कर रही है उसकी सोशल लर्निंग के ऊपर, क्योंकि जितनी फास्ट वो सोशली लर्न करेगा चीज़ों को, उन चीज़ों के साथ लिंक बनाएगा, उतनी ही जल्दी उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस भी जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसमें बात याद रखनी है, एक इसकी जो सोशो कल्चरल है, सोशल वैल्यूज़ हैं, और दूसरी डेवलपमेंट जो है वो थ्रू लैंग्वेज है। तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, इनको मिक्स नहीं करना। फोकस्ड ऑन सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स, तो इसके जो एस्पेक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे वो मोस्टली सोशल वैल्यूज़ के ऊपर बेस कर रहे होंगे। तो हमने इन चीज़ को अंडरस्टैंड करना है विगोस्की के सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर। तो हम फर्दर इसके कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं जी। तो जो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो 3 कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे। एक है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरा है कल्चर। तो सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि जो वो लिंक बनाता है अपने इर्द गिर्द के माहौल से, लैंग्वेज मीन्स ज़ुबान से, और कल्चर मीन्स रवायात से। तो इन तीनों चीज़ों को लेके जो बच्चा है वो ग्रो करता है और वो अपने अंदर जो है वो एबिलिटीज़ क्रिएट करता है लैंग्वेज के थ्रू। अब लैंग्वेज में क्या आता है कि वो उसके बोलने की जो स्किल है, आगे फर्दर हम देखेंगे इसकी डिवीजन भी है लैंग्वेज की, जिसमें वो सोशल स्पीच आ जाती है, प्राइवेट स्पीच आ जाती है, साइलेंट स्पीच आ जाती है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है या फिर बच्चे का जो सेंटर है, सेल्फ सेंटर्ड जो है वो ईगो सेंट्रिक भी हम इसको कह सकते हैं। जबकि प्याजे के केस में बच्चा ईगो सेंट्रिक नहीं होता, वो अगर होता भी है तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात तक होती हैं। लेकिन इस केस में वो ये कहता है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से चीज़ों को लर्न करता है और उसके मुताबिक जो है वो अपनी लैंग्वेज डेवलप करता है और अपनी स्पीच को जो है वो सोशल बनाता है या प्राइवेट बनाता है या साइलेंट बनाता है। तो ये सारा इन एस्पेक्ट्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। अब लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो लैंग्वेज को उसने फर्दर 3 पार्ट्स में, फॉर्म्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इसमें जो है वो सोशल स्पीच है कि व्हाट इज़ मीन बाय सोशल स्पीच। तो सोशल स्पीच का मतलब है कि एक नॉर्मल जो गुफ्तगू होती है, मतलब जिसमें बच्चा जो है वो दूसरों के साथ जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो विगोस्की जो है वो बताता है कि ये 2 ईयर्स के बच्चों के लिए ये क्वालिटी इनके अंदर होती है कि वो कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। वो इशारों से या इस तरह रो के या कोई भी ऐसा एक्शन करके जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, साउंड निकाल के। जैसे रोने का मतलब ये है कि बच्चे को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, अगर वो हैप्पी है तो इस तरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्राइवेट स्पीच का मतलब यहाँ पे ईगो सेंट्रिक स्पीच भी हम इसको कह सकते हैं। ये 3 साल तक के बच्चे के अंदर होती है और इसमें ये होता है कि बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है, कि वो अपने आप को डायरेक्शन दे सकता है। वो अपने आप से बात कर रहा होता है और अपने आप से बात करने का मतलब है कि वो कुछ लर्न कर रहा होता है। तो पियाजे का भी ये कंसेप्ट नहीं था। वो कहता है कि जो ईगो सेंट्रिक है उसका मतलब ये है कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। लेकिन विगोस्की ये कहता है कि प्राइवेट स्पीच के केस में बच्चा अपने आप से बात कर रहा होता है और बात करने के लिए वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। जैसे उसको अगर ब्लॉक्स ला के दे दिए जाएँ तो वो क्या करेगा, उन ब्लॉक्स को अपने से ही बात करते हुए कहेगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो मतलब ये है कि अगर उसके साथ कोई और बच्चा होगा तो उसके साथ एक कलेक्टिव माइंड बन के जो है वो चीज़ों को कलेक्टिवली इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर जो है वो चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। तो ये 3 साल के बच्चे के लिए प्राइवेट स्पीच का जो कंसेप्ट है विगोस्की ने दिया।
उसके बाद नंबर 3 पे साइलेंट इनर स्पीच है। साइलेंट इनर स्पीच का मतलब ये है कि खामोश बातचीत। अब खामोश बातचीत से मुराद क्या है कि देखें, जब एक बच्चा मैच्योर एज में चला जाता है 3 साल से ऊपर, मतलब वो 7 ईयर तक चला जाता है, 5 to 7 ईयर जो उसकी एज होती है, तो उसमें ये होता है कि बच्चा अपने पास एक ना सोचने की सलाहियत अपने दिमाग में डेवलप कर लेता है। जैसे हम भी अभी सोचते हैं, बात नहीं करते, लेकिन हम अपने दिमाग में उस बात को सोच रहे होते हैं। तो ये जो सेल्फ़ रेगुलेटिंग फंक्शन है, ये बच्चे के अंदर जो है वो एज ऑफ 7 से डेवलप होना शुरू हो जाता है। इनर स्पीच के नाम से हम इसको जो है वो तैयार करते हैं। तो लैंग्वेज को देखें कितनी इंपॉर्टेंस दी है, और उसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन भी बता दी है कि सोशल स्पीच में क्या होगा कि वो 2 साल का बच्चा, 2 साल तक वो बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन स्किल अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस से करेगा, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्राइवेट स्पीच और फिर इनर स्पीच की तरफ जाएगा। आगे हम कुछ और एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि विगास्की के सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट है इनकी। ये बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, अगर आप इनको थोड़ा सा तवज्जो के साथ अगर सुनेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD भी हम इसे कहते हैं। तो जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है कि हर बच्चे के पास एक एबिलिटी होती है कि वो एक लिमिटेड दायरे तक जो है वो चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकता है, और उसको हल करने में उसके लिए मुश्किल पेश नहीं आती। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक बड़ा दायरा है और एक ये छोटा दायरा है, तो बच्चा यहाँ पे मौजूद है, तो इस दायरे के अंदर होने वाले जितने भी मामलात हैं वो बच्चा खुद ब खुद हैंडल कर सकता है। लेकिन जैसे ही इस दायरे से बाहर आएगा तो अब इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये अपने आप को इस पोर्शन के लिए खुद को तैयार कर सके। तो मतलब ये है कि इसमें फिर वो स्कैफोल्डिंग की तरफ जाता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि वो अब किसी दूसरे से हेल्प लेता है। तो ये हेल्प लेने के लिए वो किस पोर्शन में जाता है, मींस के पहले वो ZPT के केस में था, स्कैफोल्डिंग के केस में उसने दूसरों से हेल्प ली। ये हेल्प परमानेंट हेल्प नहीं है, ये टेम्प्रेरी हेल्प है। जैसे हम बच्चे को लिखना नहीं आता, तो अगर हम उसको हाथ पकड़ के एक दफ़ा लिखने की प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है कि हमने उसकी मदद की, अब उसके बाद हमने छोड़ दिया उसका हाथ, तो उसने ख़ुद जो है वो चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया और बेहतर अंदाज से प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। तो ये था एक टेम्प्रेरी हेल्प, इसको स्कैफोल्डिंग का नाम देते हैं। और ये स्कैफोल्डिंग कौन करता है? जिसके पास MKO पोर्शन हो, मतलब मोर नॉलेजेबल हो। मतलब अगर दूसरे बंदे को उसके बारे में, उस लर्नर से ज़्यादा नॉलेज होगा, तो तभी वो स्कैफोल्डिंग का जो सिचुएशन है वो डेवलप कर सकेगा, क्रिएट कर सकेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल स्कैफोल्डिंग में हम किसी बच्चे को कोई हिंट दे देते हैं, कोई थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, जिससे साइकिल चलाने में उसकी मदद कर देते हैं, पीछे हाथ रख देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा खुद चलाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि अब हम जो है वो उसको छोड़ देंगे, तो अब वो जो मोर नॉलेजेबल पर्सन था उसने भी उसको लेफ़्ट करना है, और वो खुद ब खुद जो है बच्चा साइकिल चलाना शुरू कर देगा। इसकी एग्जांपल हम आगे भी देखते हैं। देखें MKO से मतलब क्या है? इट रेफर्स टू सम हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी देन द लर्नर अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टास्क हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, होमवर्क हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। तो ये वही बंदा जो है ये परफॉर्मेंस कर सकता है जिसके पास लर्नर से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर उसका नॉलेज लर्नर के नॉलेज से कम होगा तो फिर वो MKO के सिचुएशन के अंदर नहीं आएगा, उसके फोल्डिंग के केस के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर, उसमें कहता है कि द की टू MKO इज़ दैट दे मस्ट हैव मोर नॉलेज अबाउट द टॉपिक बीइंग लर्न दैन द लर्नर जज। ये जैसे मैंने अभी बात की कि अगर एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अगर उसके पास उस सब्जेक्ट के हवाले से मोर नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो कैसे बच्चों को उस हवाले से गाइड कर सकेगा? तो MKO की कैटेगरी में वही बंदा आएगा, वही ऑरेटर आएगा कि जो कि लर्नर से ज़्यादा एबल है, ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास ज़्यादा एबिलिटी है, उसके पास मेथडोलॉजी है जिससे वो बच्चों को चीज़ों को सिखा सकता है। तो स्कैफोल्डिंग करके, टेम्परेरी हेल्प करके वो बच्चों को प्रैक्टिस करवाता है और फिर उनको बेहतर बनाता है। इसके बारे में हम एक पिक्चोरियल एग्जांपल भी देखेंगे।
अब ZPD का केस क्या है, एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। तो ZPD का केस क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि इसका पहला पॉइंट है जो हमने यहाँ लिखा था। मीन्स के पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उसके बाद स्कैफोल्डिंग है और उसके बाद मोर नॉलेजेबल है, अदर्स है। तो पहले हमने देखा कि MKO क्या है, कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है लर्नर से, और ZPD का केस क्या है। अब ये है, दिस इज इम्पोर्टेंट concept that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with the guidance and encouragement for the skilled partner। तो वो कहता है कि एक एबिलिटी ये है कि जो बच्चा खुद से कर सकता है, इंडिपेंडेंटली वो खुद से कोई चीज़ परफॉर्म कर सकता है, और एक चीज़ ये है कि उसको अब गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस के केस में वो स्कैफोल्डिंग वाला केस आएगा, ZPD से वो निकल जाएगा, और उसको इंकरेजमेंट मिलेगी। किस बंदे से मिलेगी, जो कि ऑलरेडी एक स्किल्ड पर्सन होगा, स्किल्ड पार्टनर होगा। वो उसका कोई क्लासमेट हो सकता है, वो उसका सीनियर क्लासमेट हो सकता है, वो कोई उसका टीचर हो सकता है, वो उसका जो है वो कोई भी ट्यूटर हो सकता है, जो जिसके पास ऑलरेडी उसके हवाले से नॉलेज मौजूद है। इसके अलावा विगोस्की कहता है कि ZPD एज द एरिया वेयर द मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस शुड बी गिवन, allowing the child to develop skills they will then use on their own developing higher mental functions। तो वो कहता है कि पहले तो ये होता है कि ZPD के केस में बच्चा की जितनी स्किल होती है, जितनी लिमिट्स तक वो अपनी स्किल को यूटिलाइज़ कर सकता है वो करता है, लेकिन जैसे ही वो उस रेंज से बाहर निकलता है तो उस केस में क्या होता है कि अब मज़ीद उसको जो है वो गाइडलाइन चाहिए। वो अपने से बड़े दायरे की तरफ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होगा, हेल्प लेगा। तो वो उसके हेल्प से क्या होगा, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी, उसकी जो स्किल है वो उसके अंदर जो डेवलप होगी, और एंड पे क्या होगा कि वो यूज़ कर सकेगा उस डेवलप्ड जो नॉलेज होगा, जो स्किल होगी, उसको फिर वो खुद से यूटिलाइज़ करना शुरू कर देगा। मतलब ये है कि ये परमानेंट हेल्प नहीं होगी बल्कि टेम्प्रेरी हेल्प होगी, जिसकी बेस पे बच्चा जो है वो एक दफ़ा लर्न कर लेगा चीज़ों को और उसके बाद खुद से उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर। अगर हम पिक्चोरियली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखें, पहला हमने जो दायरा लगाया है ये बच्चे का वो पर्सनल स्किल था जिसके अंदर वो ZPD का केस था, कि जिसमें बच्चा जो है वो मौजूद है और वो खुद से जो है वो चीज़ों को क्या कर सकता है, रिज़ॉल्व कर सकता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये है ZPD से जब स्कैफोल्डिंग होगी तो स्कैफोल्डिंग के केस में वो दूसरों से हेल्प लेगा, और हेल्प उसी बंदे से लेगा जो ऑलरेडी उस के हवाले से ज़्यादा नॉलेज रखता होगा। तो उसके लिए कुछ टूल्स हो सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई मल्टीमीडिया या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, जिससे एक बच्चे को जो है वो स्कैफोल्डिंग के केस में लेके जाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर उस स्कैफोल्डिंग का जो केस है उसके बाद वो जो बियॉन्ड द रीच होगी, वो चीज़ें जो उस बच्चे के लिमिट से बाहर होंगी, वो उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा, लेकिन उसके लिए उसको मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। अब इसमें एक पिक्चोरियल एग्जांपल भी दी गई है कि यहाँ पे देखें, इस पिक्चर 1 में अगर हम देखें तो जो फादर है वो बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहा है, और उसमें उसने होल्ड किया हुआ है उस साइकिल को, और होल्ड करके उसको समझा रहा है कि इस साइकिल को कैसे चलाना है। तो थोड़ी ही देर बाद जब वो साइकिल चलाना के काबिल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसको छोड़ देता है और बच्चा खुद बहुत साइकिल चलाना शुरू कर देता है। अब हम इसको थोड़ा सा विगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। ये पोर्शन था बच्चे का, अभी वो ZPD के केस में है कि उसके पास जो पर्सनल एबिलिटी थी वो नहीं थी कि वो साइकिल को चला सके। अब इसने क्या किया, स्कैफोल्डिंग का काम किया। तो स्कैफोल्डिंग से क्या हुआ, बच्चे को टेम्प्रेरी एक हेल्प मिल गई, और उसके हेल्प के साथ ये, क्योंकि स्कैफोल्डिंग के केस के बाद उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, उसको ये एबिलिटी क्रिएट हो गई, तो उसने उस साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। अब इसमें अगर ये टायर नहीं भी होंगे, ये वाले जो साइड वाले हैं,
तो फिर भी ये बच्चा खुद ब खुद साइकिल को चला सकेगा, क्योंकि जो टेम्प्रेरी हेल्प थी, जो स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस था, उससे ये बच्चा पास होके आगे की तरफ जा रहा है। ये इसकी एग्जांपल थी। उसके बाद हम कुछ देखते हैं डिफरेंसेस के व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन। इसी से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो MCQs जो अक्सर एग्ज़ाम में भी आते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू पियाजेज वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़, जो ZPD है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये बेसिकली क्या है, अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा है। कहता है इसका ऑप्शन है व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड। क्या मतलब कहने का ये है कि वो बच्चा खुद ही वो काम कर सकता है और उसको किसी किस्म की जो है वो असेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, वो आउटर कोई हेल्प की ज़रूरत उसको नहीं है, मतलब वो ख़ुद से कोई जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता। चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड, मतलब कि वो बच्चा काम नहीं कर सकता, ना ही उसका वो अंदाज़ा कर सकता है कि वो बच्चा उस रेंज में है कि नहीं है। जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, ये वो जोन है जिसमें टीचर असिस्ट करता है। क्या ऐसा है? लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसके लिए तो हमने पढ़ा था कि वो ये तो मोर नॉलेजेबल सिचुएशन के अंदर आती है। ये वाला केस जो है, जब टीचर असिस्ट करेगा तो मोर नॉलेजेबल का केस आएगा। और जब बच्चा ख़ुद से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे भी किसी ट्यूटर की ज़रूरत है, इसलिए पहले दोनों ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकते। उसके बाद है द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस। तो ZPD का केस अगर हम देखें तो उसमें बच्चा जो भी काम करता है ना वो अपने दायरे के अंदर करता है और वो अपने ही इंडिपेंडेंटली उस काम को करने की कोशिश करता रहता है, तो अपनी ही मदद से, अपनी मदद आप के तहत वो काम करता है। तो इसमें C ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि ये डेवलपमेंट जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये वही पोर्शन है जिसके अंदर बच्चा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। और चौथा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव द हर पोटेंशियल। तो उसमें ये होता है कि बच्चे के पास जो रेंज है वो रेंज या उसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उस काम को कम्प्लीटली जो है वो ड्रा कर सके। तो इसलिए C ऑप्शन इसका जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा C वाला। According to Vygotsky, children learn when reinforcement is offered। जब उनकी मदद की जाती है तो तब बच्चा जो है वो लर्न करता है। दूसरा है बाय मैचुरेशन हेरिडिटी, जिसका मतलब ये है कि क्या बच्चा अपनी विरासत से चीज़ों को सीखता है। तो ये बात तो पियाजे करता है, विगोत्स्की तो इसके बारे में बात नहीं। वो तो ये कहता है कि बच्चा अपने सोशल वैल्यूज़ या कल्चरल वैल्यूज़ के साथ चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। इमिटेशन का मतलब है नकाली करके वो चीज़ों को सीखता है। तो विगोत्स्की इसके बारे में भी ज़्यादा इसको भी अहमियत नहीं देते, क्योंकि वो कहता है कि बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो नकाली ही करे, बल्कि वो कोशिश करता है कि अपने से दूसरों को देख के उनसे हेल्प लेके जो है वो अपना काम करे। तो चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीर्स। तो इसका मतलब है कि वो अपने जो अडल्ट्स होंगे, एडोलेसेंस एज में होंगे, जो अपने पीयर्स मतलब अपने क्लासमेट्स होंगे, उनसे वो चीज़ें जो है वो लर्न करेगा और उनको और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो बच्चा जो लर्न करता है इन केस ऑफ विगोत्स्की बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स। अगर हम डिफरेंस की बात करें पियाजे की और विगोत्स्की के डिफरेंस के ऊपर, तो उसमें डेवलपमेंट का जो मेन डिफरेंस है उसमें एक तो हमें चीज़ मिलती है कि विगोत्स्की जो है वो कल्चर को बहुत ज़्यादा, रवायात को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। इसके कहने का मतलब ये है कि बच्चा, वो कहता है कि बच्चा जितनी भी चीज़ें लर्न करता है ना वो अपने सोशल इंटरेक्शन से करता है। रवायात मतलब उसके इर्द गिर्द जो काम हो रहा है उससे वो चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। जैसे सोशल फैक्टर्स की बात हुई है तो सोशल फैक्टर्स से वो चीज़ों को लर्न करता है और उसी की बेस पे फिर जो है उसके अंदर इंटेलेक्चुअलिज़म जो है वो आता है। उसी से वो चीज़ों को और ज़्यादा कॉग्निटिव बेस के ऊपर चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देता है। तो उसमें मेन जो रोल है वो लैंग्वेज को देता है विगोत्स्की का कहना ये है कि जब एक बच्चा सोशल इंटरेक्ट करता है तो वो पहले लैंग्वेज डेवलप होती है और उससे उसकी थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है।
जबकि जो पियाजे है वो ये कहता है कि थिंकिंग पावर पहले है और लैंग्वेज उसके बाद है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है विगोस्की का, ये इससे बिल्कुल रिवर्स में है। तो इसमें जो मेन 3 फैक्टर्स हैं जिनके विगोस्की बहुत वैल्यू देता है, एक कल्चरल एस्पेक्ट्स को, उसके बाद सोशल फैक्टर्स को और रोल ऑफ लैंग्वेजेस को। तो लैंग्वेज को ज़्यादा ये जो है वो रोल वैल्यू दे रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अडल्ट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके बारे में अभी MCQ भी पूछा गया था कि जो बच्चा है इन केस ऑफ विगोस्की, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीखता है वो अपने अडल्ट जो उसके मेट्स हैं उनसे वो चीज़ों को ज़्यादा लर्न कर रहा होता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक हिंट चाहिए होता है। जैसे उसको हिंट मिल जाता है वो बच्चा फ़ौरन वो काम जो है वो अपना कंप्लीट कर देता है। तो विगोस्की के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अडल्ट्स के ऊपर बेस कर रही है, जो मेन सोर्स है उसका। जबकि जो पियाजे है वो थोड़ी रेडिकल थिंकिंग इस हवाले से रखता है, तो उसके लिए ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कहता है कि अडल्ट से नहीं बल्कि बच्चा खुद से या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है वो चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, थिंकिंग पावर उसकी इंक्रीज़ हो रही होती है। ट्यूटर प्रोवाइड वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉर द चाइल्ड। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जब कोई टीचर जो है वो इंटरेक्ट करेगा उस बच्चे के साथ विगोस्की के केस के अंदर, तो उसकी जो वर्बल इंस्ट्रक्शन है ये बहुत मैटर करती हैं। जबकि जो पियाजे है वो कहता है नहीं, ये एक्सपीरियंस जो है या एक्टिविटी बेस्ड जो बच्चा सीखता है वो इतना ज़्यादा वर्बल से नहीं सीख सकता। लेकिन विगोस्की का ये कंसेप्ट उससे बिल्कुल रिवर्स में है। ये कहता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शन से बच्चा बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकता है, जबकि जो पियाजे है वो ये कहता है कि ये ज़्यादा जो है वो थिंकिंग एबिलिटी से और एक्टिविटी बेस के ऊपर बच्चा जो है वो लर्न करता है। तो आज हम ने जो बेसिकली जो जिन चीज़ों पे बात की है उनको थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि एक तो सोशो कल्चरल थ्योरी जो है वो पियाजे ने भी दी है, ये लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ये सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यूज़ देता है, ये थिंकिंग पावर से ज़्यादा बच्चे की लैंग्वेज स्किल को पहले क्रिएट करने की बात करता है, ये कल्चरल वैल्यूज़ की बात करता है, ये उन एस्पेक्ट्स की बात करता है जिसमें सोशल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ और लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो इसलिए ये जो मेन डिफरेंस है इसको आपने याद रखना है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर पियाजे का जो कंसेप्ट है और जो विगोस्की का कंसेप्ट है, इन दोनों में डिफरेंस मौजूद है। और उस डिफरेंस की बेस पे ही हम MCQ जब सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये MCQ जो है वो किससे रिलेटेड है। जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर आप राय भी दे सकते हैं इस हवाले से कि किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे भी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा जो है वो काम करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है, सलाहियत बढ़ती है। तो इस हवाले से हम MCQs के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक दो और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर MCQs और फिर उसके बाद जो पास पेपर्स हैं PPSC के, FPSC के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।